बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सींग फंस चुके हैं और इमरान खान की लड़ाई फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त दो बड़ी अहम तरीन शख्सियात जो अहम तरीन ओहदों पर हैं उनके टकराव की जानिब मामलात जो है वो बहुत तेजी से गामजन होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के अंदर क्या इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान बमुकाबला ताकतवर हल्के है, लेकिन क्या ये मामला आगे बढ़ने जा रहा है और जीएचक्यू में जो फैसले हुए, जो अल्टीमेटली एक प्रेस रिलीज की सूरत में कौम के सामने रखे गए, क्या अब उन फैसलों पर अमल दरामद होगा या फिर उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी होगी, चाहे वो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो या फिर वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, फिर उसकी विफाकी काबीना से तौसीक, ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन अब मामलात इतने सादा नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो कदम उठ गया है जो अल्टीमेटली बहुत वाज़ेह अंदाज में आगे चल के मामलात को एक ऐसी नहज पर ले जा सकता है जहां से शायद पॉइंट ऑफ रिटर्न कोई आपको ना मिल सके। लेकिन जाहिर बात है कि इस तरह की चीजें होती हैं, इन्हें एनालाइज कर लेते हैं और मामलात क्या हैं। और 7-8 और बड़ी खबरें हैं जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कौमी असम्बली जो है उसकी आईनी मुद्दत तो 13 अगस्त 2023 को मुकम्मल हो रही है और इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत ने नवंबर में इंतखाबात के लिए कबल अज वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। और इस सब के अंदर इत्तेहादी हुकूमत ने कबल अज वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में इस मामले पर गौर किया गया। 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में कराना होंगे, यानी अगर कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए तो 60 दिन में इंतखाबात होते हैं। लेकिन अगर कौमी असम्बली पहले तहलील कर दी जाए, चाहे 2 दिन पहले तहलील कर दी जाए, फिर इंतखाबात 90 दिन में करवाने होते हैं, यानी उससे 1 महीने का कुशन मिल जाएगा, 1 महीना इंतखाबात आगे हो जाएंगे। और 90 दिन के ऑप्शन की सूरत में इंतखाबात जो है वो नवंबर में होंगे और अगर 60 दिन के ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाता है, असम्बली अपनी मुद्दत खुद से मुकम्मल करती है, तो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी मुहिम के लिए ज्यादा वक्त के लिए नवंबर वाले ऑप्शन पर गौर कर रही है। ताहम हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराही इजलास ईद उल अजहा के बाद होगा। वजीर आजम आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेरिस जाते हुए लंदन में एक मुख्तसर क़याम भी करेंगे, जहां वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात 22 जून को 22 जून जो है उस दिन ये मुलाकात मुतवक्के है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से मामलात हो रहे हैं। क्या अभी भी विक्टिमाइजेशन का अमल जो है वो रुक गया है? तो ये कहना गलत होगा अगर हम ये कहें कि विक्टिमाइजेशन का अमल रुक चुका है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि आप देखें कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकारीब में शिरकत की लेकिन उसे ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। और बड़ी बददिली से जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकारीब में भी शिरकत की, चाहे उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, उनकी जो दीगर चीज़ें आप देखें कि मुंह छुपाते फिर रहे थे, तो अब FIA साइबर क्राइम ने फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और मुसरत चीमा को तलब कर लिया है। और यूं लग रहा है कि ऐसे केसेस के अंदर किसी की माफी नहीं होने वाली। और इस सब के अंदर जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो है कि डेफेमेशन एंड डेरोगेटरी कैंपेन अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑन सोशल मीडिया। इन्हें 24 जून 10 बजे जो FIA साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग सेंटर है वहां पर बुलाया गया है। और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी अपडेट के तौर पर चीज़ें आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्हें भी ये नोटिस भेज दिया गया है, मुसरत चीमा साहिबा को ये नोटिस भेज दिया गया है, हम्माद अजहर साहब अभी तक PTI का हिस्सा हैं, उन्हें ये नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऐसे नोटिस मुराद राज साहब को नहीं भेजे जाएंगे। मुराद राज साहब के हवाले से IG साहब ने वो जो एक पूरे का पूरा
اس معاملے کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مراد راز صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پورا وہ چارٹ آیا کہ بھئی فلانے نے فلانے کالز کی، لیکن مراد راز صاحب کے لیے چیزیں آسان ہیں کیونکہ وہ بڑی خوش دلی سے استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنے۔ میرا ذاتی موقف، میری ہمبل اوپینین اس سب کے اندر یہ ہے کہ اگر تو کسی نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، اگر کسی نے ملک کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اگر کسی نے اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا ہے، تو اس کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو وہ کارروائی پی ٹی آئی چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے مشروط تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حوالے سے واضح موقف آ چکا ہے کہ ناقابل معافی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، کسی کو اس طرح سے اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جائے گا، تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب جو صورتحال ہے، چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی جو ہیں اور پنجاب اسمبلی کے سیکٹری جو کہ بڑے عرصے سے پہلے غائب رہے پھر گرفتار رہے، محمد خان بھٹی، ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور پرویز الہی کو دیا جانے والا پنجاب اسمبلی کا سٹاف واپس لے لیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی سے واپس لیے گئے سٹاف میں سیکیورٹی اہلکار، ڈرائیور، باورچی سمیت 60 ملازم جو ہیں وہ شامل تھے، یہ ان کا موقف ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے دور میں سیکٹری پنجاب اسمبلی رہنے والے محمد خان بھٹی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور اس معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر معطل کیا گیا۔ ان پر پرویز الہی کے بطور سیکٹری کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ وہ اس وقت اینٹی کرپشن کی حراست میں آلریڈی موجود ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد خان بھٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے ڈی جی پارلیمانی افیئرز رائے ممتاز بابر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرویز الہی کے دور میں ڈی جی پارلیمانی افیئرز مقرر کیا گیا تھا۔ یہ ناظرین کرام کچھ اپڈیٹس تھیں، کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، لیکن obviously بہت زیادہ ویٹ رکھتی ہیں آن دیئر اون، اور آنے والے دنوں کے اندر جو پولیٹیکل سفیئر ہے، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، اسے شیپ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے مین خبر پر آنے سے پہلے۔ اچھا، اس سب کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر سٹیٹمنٹ دیا، لگتا یہ ہے کہ دوبارہ ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ایسا ناسور ہے جس کا ایجنڈا صرف ملکی تباہی ہے۔ اب ایجنڈا ملکی تباہی ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کر دی ہے، اور اب یہ ظاہری بات ہے اسی طرف کو جا رہا ہے معاملہ۔ اب آ جاتے ہیں مین چیز کے اوپر۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ریسنٹلی بہت ایکٹیو رہے، لطیف کھوسا صاحب نے، اور ایک وکلا کنونشن ہوا جس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے وکلا برادری جو ہے اس نے کہا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ان کا ٹرائل کیا جا سکتا، ان کا احتساب وہاں پر نہیں، انہیں سویلین کورٹس کے اندر، دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر ان کے اوپر مقدمات چلے۔ لطیف کھوسا صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہم فل کورٹ کی استدعا کریں گے، اور وکیل پھر دیکھیں گے کہ کون سا جج جو ہے ان 15-16 ججز کے اندر میں سے کون سا جج ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں بھئی ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کے مطابق ان کا موقف یہ ہے ایز پر دیز لیگل جائنٹس، جو کہ اعتزاز احسن صاحب بھی بہت بڑا نام ہے پاکستان کی لیگل فٹرنیٹی کا، اس کے علاوہ لطیف کھوسا صاحب بہت بڑا نام ہے۔ پھر لطیف کھوسا صاحب کی رہائش گاہ جو ہے اس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی، ان کا ڈرائیور زخمی ہوا، اعتزاز احسن صاحب نے ان کے ساتھ ایک خطاب پریس کانفرنس ٹائپ بھی کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پلان ہے، یہ رانا ثناء اللہ کا اور شہباز شریف کا، ہمیں ڈرانے کے لیے، لیکن ان ہتھ کنڈوں سے وکلا ڈریں گے نہیں، بلکہ وکلا مزید اس سارے معاملے کے اندر یونائٹ ہو جائیں گے، اور وکلا کو اور سب سے بڑا جو بار ہے لاہور کا، اسے ڈیوائیڈ کرنے کی بھی جو کوششیں ہیں وہ رائے گاں گئیں، اور وکلا جو ہے وہ یونائٹڈ ہیں، وہ اکٹھے اس مہم کو لیڈ کریں گے۔ اب جو پہلا پتھر ہے اس سب کے اندر ندی میں، وہ اعتزاز احسن صاحب نے پھینک دیا ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ کے توسط سے دائر کر دی ہے۔ اس میں پٹیشنر جو ہیں، جو درخواست گزار ہیں، وہ اعتزاز احسن ہیں، اور ان کے دلائل کون دیں گے؟ ان کے دلائل دیں گے لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ، یہ دونوں اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، یہ ایک آئینی درخواست ہے، اور یہ اعتزاز احسن سن آف چودھری محمد احسن
रेजिडेंट ऑफ आगे उनका जमान पार कनाल बैंक लाहौर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, ऑल सिचुएटेड एट पाक सेक्रेटेरिएट। यानी इन 4 सेक्रेटरीज के जरिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये है। और इस सब के अंदर दीगर फरीक हैं सूबा पंजाब चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलोचिस्तान, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, आईजी केपी, आईजी बलोचिस्तान। इसके साथ ही साथ इसमें एक फरीक है मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो हैं वो भी इसके अंदर फरीक ठहराए गए हैं। और इस सब में एनी अदर रिलीफ जस्ट एंड इक्विटेबल इन ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और ये तकरीबन नाज़रीन कराम ये 24 सफ़हात पर ये मुश्तमिल एक दरख्वास्त है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें कही गई हैं कि जी ये सब कुछ किया जाए। एंड पे वही है कि जी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और इस सब के अंदर एतजाज हसन साहब का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतें फ़ौजी का ही ट्रायल कर सकती हैं। अब इस सब के ऊपर जारी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला ताकतवर हल्के इस सब के अंदर ये राह भी हमवार हो सकती है जो अल्लाह ना करे कभी हो। और जारी बात है कि एक डिसीजन बहुत क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ले चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली दिस पिटीशन एंड इफ़ दिस पिटीशन इज़ हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इस पे वहाँ पे समाअत होती है और वहाँ पे कार्रवाई होती है तो उस दौरान ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इल्तवा का शिकार भी हो जाएंगी। 9 मई के वाक़यात और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का दिल है, जो पीडीएम सरकार का दिल है कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए, और ये इनकी बातें करते रहते हैं, इस तरह की बढ़के मारते रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस सबसे खटाई में पड़ सकती है। कामरान शाहिद साहब ने इसके ऊपर लिखा कि पिटीशन इज़ फाइल्ड टू डिक्लेयर द ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स एज इलीगल। इट सीम्स टू बी अ डेलिबरेट एफर्ट टू क्रिएट द एस्टैब्लिशमेंट वर्सेज कोर्ट कंटेस्ट। ये एक डेलिबरेट एफर्ट है, इन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर इन्होंने कोशिश की है ताकि एस्टैब्लिशमेंट बामुकाबला अदालत आ जाए। पिटीशंस एजेंडा सीम्स टू सेव द कल्प्रिट्स एंड मास्टरमाइंड्स ऑफ 9 मई एक्ट ऑफ टेररिज्म। यानी ये कह रहे हैं कि ये पिटीशन जो है ये 9 मई का जो इसका एजेंडा ये है कि 9 मई के कसूरवारों को और दहशतगर्दों को और मास्टरमाइंड्स को और प्लानर्स को छुड़वा लिया जाए। जाहिर बात है कि जितने कामरान शाहिद साहब के हम ख्याल साफ़ी हैं वो भी यही मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये अदलिया को ताकतवर हल्कों के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़े करने वाली बात है, ये उन्हें लड़ाने वाली बात है। सो लेट्स सी कि ये मामला क्या है। अलबत्ता दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि ये आइन और कानून के मुताबिक एक पिटीशन है, इस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। इस सब के अंदर वकला जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो काला कोट है वो अपना रोल जो है वो इस सब में प्ले कर सकता है। ये इम्कान जो है ये इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये होगा। और जारी बात है एक वकला मूवमेंट जो है वो भी इस सारे मामले के अंदर सर उठा सकती है। और चैलेंजेस जो हैं वो दोनों साइड्स के लिए, खान साहब के लिए ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन यूँ लग रहा है कि दूसरी साइड के लिए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस इस राह के अंदर उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। और कल खान साहब ने एहतजाज के वाले से बात की कि मुझे दोबारा अरेस्ट करना है, ये सब कुछ होना है, अवाम पुरअमन एहतजाज ज़रूर करे। तो बड़े अरसे बाद खान साहब ने एहतजाज का लफ्ज़ जो है और उस तरफ खान साहब गए हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है, उसे भी समझा जाए। और यही लग रहा है कि खान साहब भी इस वक्त स्ट्राइक बैक करने के मूड में हैं। तो देखते हैं क्या मामला बनता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। पाकिस्तान तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चाहे वो इदारों का टकराव या कुछ भी, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो, जो कवानीन है उनके मुताबिक हो तो ही बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।